वो डायरेक्ट मिल जाएगा, वो किसी को भी नहीं मिल रहा है, वो ऐसा नहीं कि करियर बिल को मिल जा रहा है जो आप 20% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो सभी को करना ही है पे, है ना, अभी नॉर्म है ये। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, और नया टाइम आपको पता ही है 7 बजे शाम को हम लोग मिल रहे हैं डेली, थोड़ा सा लेट चल रहा है अभी क्योंकि नया नया हमने ये शुरू किया, आईफोन में ऐप वर्क नहीं कर रहा है ऑफकोर्स, तो अभी एग्जैक्ट 7 बजे आने में शायद एक आध दिन लग जाए, बट कोशिश यही है कल से एग्जैक्ट 7 बजे शुरू कर दें, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं, शाम को 7 बजे 7 PM। राष्ट्रीय शिक्षा, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल, यानी गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, कौन सा इनिशिएटिव है, कौन सी पहल है, इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सामने आपके आंसर है। फिर भी अगर आधे से ज्यादा लोग, 42% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं, कहाँ है बाकी के 58% लोग? देखो जो थर्ड ऑप्शन है, 40% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। मैंने आपको यही मैं आज देखना चाहती थी कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो, है ना, ये आपको एक प्रॉपर लोगो बना हुआ है इस इनिशिएटिव का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना, जानबूझ के इसको छोटा किया गया ताकि आप ठीक से ना पढ़ पाएं, लेकिन जो भी ध्यान दे रहा होगा और जिसको आंसर नहीं भी पता था वो पता कर सकता था, है ना। तो ये थर्ड नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान एक पहल थी, 2001 के अराउंड शुरू हुई थी, और SSA बोलते हैं इसको, और जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत ये बात शुरू की गई थी, यानी शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की जाती है, जहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, तो वो सब पढ़ें, सब बड़े टाइप के नारे आपने देखे होंगे, बट ये वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात कुछ और है। इन्होंने पूछा कौन सी पहल है जो इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। तो ये भारतीय भाषाओं के बारे में नहीं था, लिटरेसी के बारे में था, साक्षरता के बारे में था, जो सर्व शिक्षा अभियान था। ये आपको ध्यान रखना है, ये भाषाओं की एकता के बारे में नहीं था। भाषाओं की एकता या अलग अलग राज्यों या संस्कृति की एकता की कोई कह रहा है मैम उल्लू भी बना रहे हैं, सामने दिए हैं, हम देख भी नहीं पा रहे हैं, एग्जैक्टली, है ना। तो मैं वो वाला जो बचपन में जो क्रैक करता था ना, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तो बनाया कहाँ, बनाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बन गए हैं, या पता नहीं पहले से हैं कौन ही कह सकता है, मतलब ऐसे जब आपको देख लेना चाहिए। यही तो हमारी अवेयरनेस है, हम होते ही नहीं आधे टाइम, कहीं जहाँ होते हैं वहाँ हम होते ही नहीं। तो खैर आ जाइए फटाफट से, समझते हैं कहानी क्या है। और अभी अभी लाइब्रेरी पहुंची, घर अभी अभी घर से लाइब्रेरी पहुंची, या लाइब्रेरी से घर, ओके। अभी क्लास, मज़ा तो आ रहा है पढ़ने में, बहुत बढ़िया समय ली, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। चलिए, तो भारतीय भाषाओं की एकता की अगर हम बात करें, या राज्यों की भी एकता की अगर हम बात करें, हमारी संस्कृति, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो भी विभिन्नताएं हैं, उनको एकता के रूप में हम और आगे लेकर के आ सकें, इस चीज के लिए एक इनिशिएटिव लेकर के आई भारत सरकार, जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल नहीं है, मतलब ये डिफरेंट स्कीम है, जिसका नाम सिंपल है एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि भारत की एकता की बात हो रही है, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, खाने के आधार पे हो, त्योहारों के आधार पे हो। और इसमें क्या हुआ है, कई राज्यों को एक साथ कोलैबोरेट करने को भी कहा गया है, कि अगर हम देखें तो अगर कोई नॉर्दर्न स्टेट है, उत्तर भारत का कोई राज्य है जैसे पंजाब, तो उसको साथ में जोड़ दिया गया, एक पेयर बना दिया गया आंध्र प्रदेश के साथ, या दिल्ली है तो सिक्किम के साथ पेयरिंग कर दी गई। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट को, मान लीजिए जो बिल्कुल जहाँ पे बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है, 2 राज्यों को एक साथ ला करके, ताकि वहां के लोग, भारत एक ही है ना, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, यानी विभिन्नता में एकता की जब हम बात करते हैं, तो ये जो स्कीम है बहुत हेल्पफुल है, चाहे वो भाषा हो, खाना हो, त्योहार हो, डांस हो, गाना हो, व्हाटएवर। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे बच्चे, कहाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्कीम से, ठीक है। डिजिटल इंडिया जो है, लोग डिजिटली आए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भारतीय भाषाओं को भी इन्वॉल्व किया जाए, ये सारी बातें, डिजिटल इंडिया एक अपने आप में प्रोग्राम है, बट वो डिजिटली या डिजिटलाइज करने के लिए है, जो भी चीजें हैं या प्रक्रियाएं हैं उनको, ना कि भाषाओं की एकता के लिए। तो भाषाओं की एकता की, या हम विभिन्नता की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता की, इनको सबको एक साथ लाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जो आपका इनिशिएटिव है वो काम में आएगा, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहेगा भाई, फटाफट से देखना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनाने का तरीका
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखना ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, पेपर 2 में आया हुआ है ना, शायद ऑनलाइन एग्जाम जो आपका 2022 में हुआ था या 21 का होगा, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनाने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? यानी हम कहते हैं कि अब देखो आया है पेपर 2 में, यानी 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए, सॉरी 11 से 14 वर्ष वालों के लिए, क्योंकि 6th to 8th क्लास में 11 से 14 वर्ष के बीच में होगा बच्चा। तो अगर हम देखें जब 6th to 8th की जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन किस बारे में है, प्राइमरी के बारे में, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को लगता है लैंग्वेज 1 लें, लैंग्वेज 2 लें, पेपर 1 लें, पेपर 2 लें, क्या ये सबके लिए कवर हो जाएगा? भाई क्वेश्चन जो सिलेबस है वो क्वेश्चन एक ही लॉट में बनते हैं, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन जाएंगे पेपर 1 में, पेपर 2 में, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ टॉपिक्स में तो फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। और इवन सब्जेक्ट्स जहां पे सिलेबस सेम है, क्योंकि सिलेबस सेम है, चाहे वो सीडीपी पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना कुछ सोचे समझे इसमें बहुत ज्यादा। आप सिंपली अगर लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें, इवन हिंदी पेडागोजी, ये चाहे D2+ में पूछ ले कल को, केवीएस में आजकल तो नहीं आता है, बट अगर पेडागोजी का क्वेश्चन कहीं भी हिंदी का पूछा जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल हैं, है ना। तो कई लोग तो बस यही पूछते रहते हैं पूरे टाइम, ये उस पेपर में आएगा, ये वहां हेल्पफुल है। तो भाई जब अगर टॉपिक दिया हुआ है आपके पेपर में तो ये हेल्पफुल भला क्यों नहीं होगा, है ना। ऐसा कैसे हो जाएगा कि ये हेल्पफुल ना हो, ठीक। चलिए खैर समझते हैं कहानी। तो अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण, कहानी सुनाना क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है। ये मेथड अपने आप में सबसे पुराना मेथड है स्टोरी टेलिंग, कि स्टोरी सुना करके आप बच्चों को सिखा रहे हैं, या हम कई बार बहुत बातें करते हैं किससे सुना रहे हैं मान लीजिए, तो वो बहुत इफेक्टिव माना जाता है। ये मेथड अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और प्राइमरी लेवल पे तो और ज्यादा या सबसे महत्वपूर्ण। आखिर ऐसा क्यों? आपने दादी नानी की कहानियां सुनी ही होंगी, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी है, यानी इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स। जो अगर हम भाषा कौशलों की बात करें तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसको हम हिंदी में सुबो पाली कह देते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। तो ये सारे जो कौशल हैं, ये सारे जो कौशल हैं, इनको इंटीग्रेटेड वे में आप सीख पाते हैं जब आप कहानी की बात करते हैं, तो है ना। तो कहानी सुनाना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? बच्चा कल्पना भी करेगा, बच्चा सुनेगा भी तो समझेगा भी, फिर लिखना, सुन करके लिखने को भी आप कह सकते हैं उसको, फिर पढ़ने को भी आप कह सकते हैं, है ना। तो इसमें ऑलमोस्ट चारों कौशल जो हैं आपके वो एकीकृत रूप में विकसित हो सकते हैं अगर स्कूल में यूज किया जाए तो, और अगर घर में यूज कर रहे हैं तो सुनना बोलना तो एटलीस्ट बेहतर होगा ही। और उसकी जो कल्पना करने की क्षमता है, वो इमेजिन करते हो ना आप, जैसे जैसे आपको कोई अच्छी स्टोरी टेलिंग अगर जिसकी होती है तो वो ऐसी कहानी आपको सुनाएगा कि जैसे आपके दिमाग में चीजें इमेजिन होने लग जाएंगी, है ना। तो यह एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए क्या है? उपयोगी है। इतनी बात क्लियर है। यह कक्षा में मस्ती पैदा करती है, भाई मौज मस्ती आती है इससे। तो मौज मस्ती या जो एंजॉयमेंट है वो सेकेंडरी चीज है यहाँ पे, ऐसा नहीं है सिर्फ मौज मस्ती के लिए स्टोरी टेलिंग को हम यूज करते हैं, ठीक। यह काल्पनिक संसार में ले जाती है, हमें कल्पनाओं के संसार में ले जाती है। अब कई लोगों को अभी मैंने बात जो डिस्कस की उनको लगा होगा हाँ हाँ कल्पनाओं के संसार में तो ले जाती है, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो ये थोड़ी कि कल्पनाओं के संसार में ले जाना। उन कल्पनाओं के संसार में जाकर के आपकी जो बाकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं वो महत्वपूर्ण है। यह बच्चों की शब्दावली में सुधार करती है, यानी जो आपकी वोकैबुलरी है वो बेहतर होती है। हाँ बिल्कुल होती है। तो ये चारों ऑप्शन सही हो गए, और ऐसा पेडागोजी में होता है कि ऑप्शन सारे सही होंगे, फिर भी आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जो या तो अपने अंदर बाकी ऑप्शंस को समाहित करके रखे हुए है या फिर उन सबसे बेहतर है। दो ही ऑप्शन, मतलब दो ही केस बनेंगे एक ऑप्शन को चूज करने में, या तो बाकी ऑप्शन उसके अंदर आ जाएं या फिर वो सबसे बेस्ट हो, ठीक। तो यह एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी है, यानी जो आपकी इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं व्यक्ति की कल्पना शक्ति से लेके, उसकी सुनने के कौशल से लेके, उसके बोलने के कौशल से लेके, क्योंकि जब आप सुन रहे हैं तो आपका बोलना भी बेहतर होता है ना। आप याद कर लीजिए जितने भी लोग जो अच्छे कथावाचक कह लीजिए आप, या फिर जिनकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन देखते हैं उनकी, मतलब जितने भी मीन्स जो बेहतर हैं, उनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो आपको बेहतर मिलेगी। जो अगर मैं बात करूं इवन अगर हम कुमार विश्वास जी का एग्जांपल लें, जाकिर खान, या फिर कोई भी अगर जो भी अच्छे कॉमेडियंस हैं, या सौरभ द्विवेदी सर, तो मैं इस बार इवन बोल भी रही थी उनको कि बड़ी अच्छी उनकी स्टोरी टेलिंग है। तो अगर हम देखें स्टोरी टेलिंग क्या है, आपको इमेजिन करा देगी वो जो कहानी है या वो जो बातचीत है, वो आपको लगता है आप खो गए हैं उस चीज में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें सिर्फ मस्ती पैदा नहीं, सिर्फ काल्पनिक संसार में ले जाना उद्देश्य नहीं है, सिर्फ शब्दावली बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, ये सब है। और इसके साथ साथ जो आपके भाषा कौशल है वो सब विकसित होंगे एक साथ, एक यूनिट के रूप में, एक सिंगल यूनिट के रूप में,
ठीक है, फोन बज रहा है, इसको बंद कर देते हैं। चलो फिर, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया सही। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पर, देख लेते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कौन सा वाक्य अधिगम के लिए, यानी हम सेंटेंस लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं, और जो रचनात्मक वर्ष हैं, जब बच्चा वाक्य बनाना सीखता है, उनकी रचना करना सीखता है, तो कौन से भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं यानी एकेडमिक स्किल्स, पढ़ना लिखना, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। जब बच्चा वाक्य बनाना सीख रहा है, उसकी रचना करना सीख रहा है, तब तो बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करना चाहिए। बच्चे जो देखते हैं उन पर ध्यान आकर्षित करने तथा उस पर संयुक्त टिप्पणी करने को कहें, है ना, जो भी देखा है उस पर टिप्पणी दें। एक सामाजिक कार्यों की अनुकृति वाले खेल खेलें, बच्चों को फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित करें। अब सारी सही लग रहे होंगे भाई, सब सही ही है अगर देखें तो, ठीक है ना। फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं के लिए सबसे उपयुक्त है, बताइएगा। अब ये क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है। बच्चे जो देखते हैं उन पर ध्यान आकर्षित करने तथा उस पर संयुक्त टिप्पणी करने को कहें। इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर वो वाक्य की संरचना सीख रहे हैं तो वो वाक्यों को बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल कर रहे हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को एक्टिविटी में या कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जहां वो टिप्पणी भी दे सकते हैं। तो ये वाली बात तो यहीं आ गई, है ना, जहां वो टिप्पणी भी दे सकते हैं। टिप्पणी लिख के थोड़ी दी जाती है, कमेंट तो आप वर्बली भी पास कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करें, तो इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा एक्टिव होगा बच्चा, सबसे ज्यादा सक्रिय बाकी के तीनों ऑप्शंस के हिसाब से यहीं पे होगा, या मुकाबले जो है इन कंपैरिजन ऑफ अदर 3 ऑप्शंस सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा फर्स्ट ऑप्शन में होगा, है ना। तो सेकंड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अकादमिक लिखा हुआ था, तो हमने मान लिया कि भैया टिप्पणी करना ही सही होगा। और टिप्पणी करने का मतलब सिर्फ लिखना नहीं है, बोल करके भी टिप्पणी की जा सकती है, ठीक है ना। तो बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करना, उससे क्या होगा, रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं को हेल्प ही मिलेगी। शुरुआत में जो प्राइमरी क्लासेस हैं, हम बच्चों को सिर्फ लिखवाने पे थोड़ी फोकस करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा बेटर है सेकंड से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। यानी लैंग्वेज टीचिंग जो हम कर रहे हैं, भाषा को सिखा रहे हैं यदि, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, फटाफट से बताइएगा, जवाब दीजिएगा। साइंस की पेडागोजी बैच परचेज के लिए क्या करें, करियर विल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वेबसाइट से जाके एनरोल कर लीजिए। देखना एक बार, 78% लोग कह रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन। चलो पढ़ते हैं, भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए, विद्यार्थियों को अकादमिक वार्तालाप कौशल में सक्षम बनाना। यानी सिर्फ अकादमिक वार्तालाप में, यानी सिर्फ वही बातें करें जो क्लास में वो पढ़ रहे हैं, नहीं, ओवरऑल बातें करना जरूरी है, फिर वो एकेडमिक्स में भी हेल्प कर देंगी, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। फिर आते हैं सेकंड पे, विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से, मीनिंगफुल तरीके से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना, चाहे वो स्थिति अकादमिक हो, सामाजिक हो, कुछ भी हो। विद्यार्थियों को सवालों, क्योंकि हमें एकेडमिक्स को लाइफ से अलग नहीं करना है, ऐसा एनसीएफ कहता है, जीवन से जोड़िए आप बच्चे को, जो भी वो क्लासरूम में सीख रहा है। विद्यार्थियों को सवालों के जवाब देने में सक्षम बनाना, सिर्फ जवाब देने में सक्षम बने, चाहे रट करके दे रहे हो, नहीं। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना, सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करना, नंबर लाना हमारा उद्देश्य है, नहीं, वो अपने आप आ जाएंगे। तो अर्थपूर्ण ढंग से सभी स्थितियों में जब वो प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे तो बेहतर हो जाएगा उनका जो लैंग्वेज लर्निंग है या भाषा अधिगम है। कक्षा की स्थिति का अवलोकन करें, यानी कि ऑब्जर्व करें क्लासरूम को, और प्रयुक्त भाषा शिक्षण के तरीके की पहचान करें कि किस तरीके से भाषा को सिखाया जा रहा है, इसकी पहचान करनी है आपको। फटाफट से बताइए। अध्यापक यानी टीचर कहते हैं, क्या कहते हैं भाई टीचर, यानी कौन सा मेथड यूज हो रहा है, इस पे आपको फोकस करना है, फटाफट से पढ़ करके। तो अगर मैं देखूं तो टीचर ने कहा कलम पकड़े हुए, यानी अध्यापक कलम पकड़े हुए, यह एक कलम है, यानी उन्होंने कलम पकड़ के कहा यह एक कलम है, ठीक, 2 बार रिपीट किया, यह एक कलम है। दीवार पर लगी घड़ी की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए घड़ी लगी हुई है क्लासरूम में, तो उधर इशारा करते हुए कहा यह एक घड़ी है, 2 बार कहा, फिर से कहा यह एक घड़ी है, ठीक। सभी अपनी कलम पकड़ो, तो सबको अपना जो पेन है वो पकड़ने को कहा, बच्चों ने भी हाथ में पेन पकड़ लिया। फिर क्या हुआ, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कलम उठाते हैं, उठा ली भाई कलम, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अध्यापक ने कहा सुनिए यह एक कलम है, फिर अगेन वही चीज रिपीट हुई, तो विद्यार्थी ने भी कहा यह एक, सबने अपनी अपनी कलम उठा करके कि यह एक कलम है। कैसी, कौन सा मेथड है भाषा को सिखाने का,
पहला ऑप्शन है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, कहते हैं इसको स्थिति परिभाषा शिक्षण, यानी स्थिति के अनुसार सिखाया गया है। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, टेस्ट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है। प्रॉब्लम ये हुई है कि हिंदी पेडागोजी को ट्रांसलेशन कर दिया गया है इंग्लिश पेडागोजी से सीधे सीधे, और इस चक्कर में कई क्वेश्चन ऐसे अटपटे लगते हैं हमें आंसर करने में, क्योंकि वो हिंदी के लिए बनाए गए होते तो बात अलग होती, लेकिन जब से पेपर ऑनलाइन हुआ इन्होंने इंग्लिश वाले को ट्रांसलेशन करके देना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से कई क्वेश्चंस में अटपटापन लगेगा आपको सॉल्व करते हुए। तो उसमें इंग्लिश पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को लगाना है, ना कि हिंदी के, ठीक, उन केसेस में। अब यहाँ पे जो आंसर है वो होगा आपका सिचुएशनल बेस्ड टीचिंग, SLT बोलते हैं उसको, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, SLT। जितने लोग भी टास्क बेस्ड TBLT बोल रहे हैं इसको, तो वो गलत हो जाएगा आंसर। 37% लोग जो कि बोल ही रहे हैं, इसमें कोई भी जवाब सही दे नहीं पा रहा है ना। इसमें देखो कंटेंट बेस्ड भी नहीं है, ये कोई कंटेंट थोड़ी पढ़ाया आपको, वर्ड्स रटवा दी हो, वो होगा कंटेंट बेस्ड, नाउन प्रोनाउन ये वो। अगर टास्क दिया होता तो बच्चों को टास्क दे देते हैं, टीचर रिपीट नहीं करवाते सिचुएशन दे करके। टास्क बेस्ड जो लैंग्वेज टीचिंग होती है TBLT बोलते हैं उसको, उसमें आपको कह दिया जाएगा एक काम करो, एक पैम्पलेट बना के लाओ कोई एडवर्टीजमेंट का, एक काम करो कोई ब्लॉग लिख के लाना, कल एक वीडियो बना के लाना। ये टास्क बच्चे को दिया गया है, टीचर नहीं उसमें खुद से बार बार रिपीट करेगा सिचुएशन में आकर के, तो इसलिए TBLT नहीं होगा ये, है ना। तो बचता ही है सिर्फ क्या, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, स्थिति भाषा शिक्षण, परिभाषा भी नहीं है, स्थिति भाषा शिक्षण, ये क्योंकि ट्रांसलेटेड ही है। सिचुएशन को के हिसाब से आप लैंग्वेज को सिखा रहे हैं। आपने बच्चे को कहा कि एक काम करो सब्जी लेकर के आओ 5 मिनट, मतलब वो सब्जी लेने गया है और सब्जी से रिलेटेड शब्द सीख रहा है। जैसे जब वो वॉशरूम जाने के लिए पूछता है तो वो इंग्लिश में पूछ रहा है मान लो, तो वो सिचुएशन में शब्दों को यूज कर रहा है ना, मे आई गो टू वॉशरूम और वट एवर। तो यहां पे आपने सिचुएशन दी है कि ये एक पेन है, तो वो पेन है वहां एग्जिस्टिंग, सिचुएशन के हिसाब से बोला गया है उस सेंटेंस को, तो कोई और ऑप्शन यहां बचता नहीं है। रियलिया का प्रयोग किया है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये भी थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन आपको लग सकता है, फिर भी क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि इसको सॉल्व किया जाए ठीक से, बताना एक बार। टाइम अपना 7 बजे का ही अभी के लिए याद रख लेना है। जो दोस्त आपके देख रहे थे, अभी बहुत दिनों तक छुट्टी रही है 8-10 दिन, तो उनको भी बता देना है कि अब 7 बजे होगी क्लास, आप लोग भी जल्दी फ्री हो जाएंगे, मैं भी, ठीक है ना। चलिए फटाफट से अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, 37% लोग कह रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं। अगर मैं देखूं 37% लोग जो कि सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं, इसमें आपका जवाब सही है। कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको क्या है, सही कोड का चयन करना है अ और ब के आधार पे। मैंने फर्स्ट है, मैंने टिकट खरीदा, मैंने टिकट खरीदा, सीधा आपने रिपीट किया है इसी स्टेटमेंट को, तो रीस्टेटमेंट या पुनर्कथन कहेंगे, सेम बात आपने रिपीट कर दी। तो फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, हटा दो। फर्स्ट का फर्स्ट सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में ही है, तो वैसे भी आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं है इसमें, तो सीधा आंसर मिल गया। 1 सेकेंड 3 सेकेंड जितने भी आपको फर्स्ट ऑप्शन पढ़ने में लगे होंगे, फर्स्ट का फोर्थ नहीं हो सकता। ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन कुछ नहीं है, 1 पैसे का परिवर्तन नहीं है। मैंने टिकट खरीदा और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है, मैंने टिकट खरीदा और फिर से ये मार्क लगा हुआ है। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, हाँ, विस्मयादि बोधक हो गया। तो अगर हम बात करें यहां, तो सेम जो आपका चिन्ह है वो भी सेम है, सेंटेंस भी सेम है, तो कोई अंतर ही नहीं है, कोई भी अंतर ही नहीं है। कोई कह रहा है सारे क्वेश्चन में मोई मोई हो रहा है, हाँ विस्मयादि बोधक, ठीक है भाई आ जाओ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सब कुछ सेम है, तो ये रिपीट हुआ है सीधा सीधा, रीस्टेटमेंट है, पुनर्कथन है, कि किसी ने कहा कि गांधी जी ने फलानी फलानी बात कही थी, आपने उसको कोट एंड कोट करके लिख दिया एक, तो ये क्या है, रीस्टेटमेंट है, आपने उसको रिपीट किया जस्ट, ठीक। तो ये एक बात हो गई। फिर आता है सेकेंड ऑप्शन, उसे कहो कि मेरी प्रतीक्षा करे, वैसे तो आंसर इसमें मिल ही गया है बट फिर भी देख लेते हैं। उसे कहो कि मेरी प्रतीक्षा करे, मेरे लिए रुको, तो कोई एक भाव यहां पे कन्वे किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है ना, अभिव्यक्त किया जा रहा है, तो ये इन्फ्लेक्शन हो गया। वह मेरा पता जानता है, वह मेरा पता जानता है, ठीक। तो फिर ये एक्सक्लेमेशन यहां पे ऐड हो गया, तो ये रीस्टेटमेंट नहीं है, ये भी इन्फ्लेक्शन में चला गया। एक भाव विकसित कर रहे हैं, आवाज के थोड़े बहुत उतार चढ़ाव से अभिव्यक्त कर रहे हैं भाव को। मैं उसे जानती हूं, मैं शायद ही उसे जानती हूं,
ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। भावनाएं बदल दी, जज्बात बदल दिए, हल्का सा परिवर्तन किया, बस शायद ही उसे जानती हूं तो शायद लगा दिया, शायद ही लगा दिया, बाकी तो मैं उसे जानती हूं, अब कह दिया कि मैं शायद ही उसे जानती हूं, तो ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको, जो कि आप देख पा रहे हैं सेकंड का फोर्थ हो जाएगा उस हिसाब से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखना फटाफट से और फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, शालिनी एक विद्यार्थी को किसी अजनबी को निर्देशन देने की कल्पना करने की का निर्देश दे रही हैं। यानी एक विद्यार्थी है जो किसी अननोन पर्सन को, अजनबी को क्या दे रहे हैं? डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, है ना। कोई एक विद्यार्थी है, मान लीजिए विद्यार्थी है, एक तो किसी ने कोई अपना नाम ही नहीं लिखता है यहाँ पे आजकल, कोई विलेज टॉपर, कोई कुछ और लिख रहा है, इमरान या जयश्री, हाँ इनका नाम उठा लेते हैं। तो इमरान कह रहे हैं, या इमरान को कहा गया कि कोई एक अननोन पर्सन है, मान लीजिए प्रीति है, और इमरान तो जानते नहीं है प्रीति को, ठीक। तो इमरान को डायरेक्शन देनी है कि भाई वो फलानी फलानी जगह कौन सी है, कहाँ किधर पड़ती है, और इमरान के घर के पास की जगह, या इमरान को पता है तो वो प्रीति को बता देंगे कि भाई यहाँ से लेफ्ट लेना, फिर राइट हो जाना, ये करना। तो ये क्या है? बच्चे को कल्पना करनी है कि उसको कोई एक अजनबी इंसान मिला है जिसको बच्चा निर्देशन दे रहा है या गाइडलाइन दे रहा है, रास्ता बता रहा है, मान लीजिए। ऐसी कल्पना करनी है, इमेजिन करना है, एक्चुअल में नहीं कर रहा है बच्चा। तो ए स्टेटमेंट क्या है? क्षमा करें, डाकघर कहाँ है? किसी ने पूछा उससे, अननोन ने। बी स्टेटमेंट क्या है? यह बैंक ऑफ इंडिया के पास है, बच्चे ने बताया, अपने दिमाग में कल्पना कर रहा है वो ऐसा। फिर ए स्टेटमेंट, या ए ने कहा सॉरी, अच्छा कृपया आप बताएं कि बैंक कैसे पहुंच सकते हैं। फिर ये जो विद्यार्थी है या बी व्यक्ति जो है, यह कहता है यह सिनेमा के बराबर में है, आप सीधे जाएं और सबसे पहले आने वाले बाएं रास्ते पर मुड़ जाएं, भाई लेफ्ट कट ले लेना, ठीक। यहां भाषा का संबंध किससे है? ये जो पूरी कहानी आपको यहां पे बताई गई, ये भाषा का संबंध किससे है? यहां पे सामाजिक संदर्भ से, संप्रेषणात्मक संदर्भ से, विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ से, या संरचनात्मक संदर्भ से। अब इसमें सब अपना अलग अलग जवाब देने में लगे हुए हैं, जो कि गलत है। अगर हम देखें, फिर से मोए मोए हो गया, कोई बात नहीं, ये विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ है, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश पेडागोजी को ट्रांसलेट करके इतना बैंड बजाई है हिंदी की। विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टास्क है, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज हुई लैंग्वेज है। संप्रेषणात्मक संदर्भ तब होता जब एक्चुअल में कन्वर्सेशन हो रही होती, जब दो लोग सच में बात कर रहे होते। ये कल्पना करने को कहा गया है, विद्यार्थी अपने दिमाग में कल्पना कर रहा है, मैं एक दिन नानी के यहाँ जाऊंगा, ये खाऊंगा, है ना। और थोड़ा किशोरावस्था का विद्यार्थी है तो वो सोचेगा एक दिन मुझे लड़की मिलेगी, लड़का मिलेगा, मैं उसको ये कहूंगी, सफेद घोड़े पे आएगा, है ना। तो ये सब क्या है? वो कल्पना कर रहा है, तो वो अपने दिमाग में कल्पना कर रहा है। सुबह नींद खुली, पता लगा है ही नहीं कोई, वो अपने मन में ही बात चल रही थी। तो यहाँ पे कल्पना की जा रही है, ऐसा नहीं है कि दो लोग संप्रेषण कर रहे हैं, बात थोड़ी कर रहे हैं एक्चुअली में, एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन हो नहीं रही है, तो ये कम्युनिकेटिव संदर्भ नहीं होगा या कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, संप्रेषणात्मक नहीं है। सामाजिक संदर्भ भी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अगेन एक तो कल्पना हो रही है और दो लोगों के बीच में बात हो रही है, कुछ हद तक समझ आता है, लेकिन कल्पना हो रही है अगेन, तो कोई सामाजिक कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई समाज का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था जिसमें कहीं कोई इस तरह की बात आ गई। तो ये विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ है कि एक एक्टिविटी दी गई है जो स्पेसिफिक किसी एक टास्क को लेकर के या किसी एक सिचुएशन को लेकर के है। संरचनात्मक संदर्भ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई सेंटेंस थोड़ी फॉर्म करना या उसमें कुछ वर्ब की कोई फॉर्म या कैसे बना, नाउन कहाँ आया, ये सब नहीं सीखा आपने। तो ये विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ है कि आपने एक ऐसी एक्टिविटी दी है जो